हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब पे हमने एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, जिस लेक्चर सीरीज में हम आईआईटी जेईई फिजिक्स के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा है लेक्चर नंबर 22। और आप ये भी जानते हैं कि इस लेक्चर सीरीज के दौरान जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सिर्फ हम क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल रहे हैं, बल्कि उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रखा है उसको भी हम यहां पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी की पूरी लेक्चर सीरीज आप सबके लिए फ्री में अवेलेबल कर दी गई है, यानी ये एक टाइप का फ्री कोर्स है। तो शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्या कहना है भाई क्वेश्चन नंबर 1 का? सबसे पहले ये क्वेश्चन 2019 में जेईई 2019 में आया हुआ है और इस क्वेश्चन का कहना है A small spherical ball having charge small q and mass m is tied to thin massless non-conducting string of length L. The another end of the string is fixed to an infinitely extended thin non-conducting sheet with uniform surface charge density rho. Under equilibrium, the string makes an angle 45 degree with the sheet as shown in the figure, then rho is given by, यानी जो मेरे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी रो है उसकी वैल्यू क्या होगी। और मेरे पास यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं और बोला गया है g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एप्सिलॉन नॉट, ये नॉट इसके काम का बेस में होगा, इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये डेटा मुझे गिवन है और मुझे क्या करना है, इस चार्ज शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, जिसको कि इनने रो से दिखा रखा है। और हमें क्या दे रखा है, कंडीशन कौन सी है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। सबसे पहले समझते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन से क्या मतलब हुआ कि कहां पर है, अंडर इक्विलिब्रियम हमने इन्वेस्टिगेशन करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ भाई, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि यहां पर लगने वाला एफ नेट कितना है, नेट फोर्स कितना है, 0 है। यानी इस पॉइंट पर, यानी जब ये स्ट्रिंग या बॉल इस तरह से इस शीट से 45 डिग्री ऐसे बना रही होगी, ये स्ट्रिंग जब पहले ऐसी होगी, जैसे इसमें चार्ज आया रिपेल हुआ है यहां पहुंच गया। अब ये जो एंगल है ये कहां पर है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर है, यानी इस बॉल पर इस टाइम पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है भाई, 0 है। अब सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक बात तो पक्का है भाई, अगर ये मास है तो यहां पर नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटी। तो नीचे कितना फोर्स लगा, mg के बराबर नीचे की ओर फोर्स लगा होगा। अब मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज शीट है और इसमें भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच विल बी रिपल्सिव इन नेचर। इसको मैंने क्या बोल दिया, Fe बोल दिया। अब ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में इधर की ओर क्या लग रहा होगा, एक टेंशन लग रहा होगा, लेट अस से दिस टेंशन इज T। तो इधर की ओर क्या लगा, टेंशन T लगा, इधर की ओर क्या लगा मेरे पास, mg लगा, इधर की ओर क्या लगा मेरे पास, Fe लगा। और इन तीनों का सम कितना होगा भाई, 0 होगा। या तो आप यहां पर क्या लगा दो, एक लेमिस थ्योरम पढ़े थे आपने क्लास 11th में, वो लगा दो, या फिर आप इन फोर्सेस को इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। ठीक है, अब कैसे ब्रेक करेंगे, एक काम करते हैं, ये एंगल कितना दे रखा है मेरे को यहां से यहां तक, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री है, अब हम सब जानते हैं कि अगर मैं यहां पर इस तरह से एक इसके पैरेलल, इस शीट के पैरेलल एक लाइन खींचूं तो दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू 45। ये भी कितना होगा भाई, 45 डिग्री के बराबर होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। अब ये जो टेंशन है इसको इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दो, तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, दिस विल बी अवर T cos 45। ये कितना होगा मेरा, T cos 45 के बराबर होगा। और दूसरा कंपोनेंट कहाँ की ओर आएगा, इधर की ओर, एंड दिस विल बी अवर T sin 45। ये कितना होगा मेरा, T sin 45 के बराबर होगा। अब ये कंडीशन कौन सी वाली है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसका मतलब दिस Fe मस्ट बी इक्वल टू T sin 45। ये जो मेरे पास Fe है किसके बराबर होगा, एट इक्विलिब्रियम दिस Fe मस्ट बी इक्वल टू T sin 45 एंड ऑल्सो एट इक्विलिब्रियम दिस mg मस्ट बी इक्वल टू T cos 45। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई, दिस mg मस्ट बी इक्वल टू T cos 45। ठीक है, अब मुझे T अननोन है तो T मैं काट दूंगा, और काटने का एक ही तरीका, दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया, ऑन डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशन, यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, Fe अपॉन mg दिस मस्ट बी इक्वल टू T sin 45 और डिवाइड में कितना आ गया,
टी कॉस 45 आ गया, टी कॉस 45। इस टी से ये टी मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास एफ ई को मैं क्या लिख सकता हूं, मान लिया इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ई है, तो दिस एफ ई कैन बी रिटन एज क्यू इंटू ई। हम सब जानते हैं दिस एफ ई विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई, और नीचे कितना आ गया, ये एम जी आ गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1045। और 1045 की वैल्यू कितनी होती है, आजकल तो 1 होती है, तो यहां पर हम कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो अब यहां से मेरे पास क्या एक क्वेश्चन निकल के आ जाएगी, देखो जरा, यहां से मेरे पास आया कितना, दिस क्यू ई विल बी इक्वल टू कितना आ गया, एम जी के बराबर आ गया। ई क्यू या क्यू ई इक्वल टू कितना आ गया, एम जी आ गया। तो यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालूं तो दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी अपॉन क्यू आ जाएगा। ठीक है बात। अब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है कितना होता है, Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है लेक्चर सीरीज में, जो हमारे थ्योरी वाले लेक्चर हैं वहां आपने बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर ये पढ़ा हुआ है तो इस भाई साहब की वैल्यू उठाओ यहां से और यहां रख दो, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो यहां से ये आ गया मेरे पास कितना, सिग्मा। ओके, यहां सिग्मा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, रो दे रखा है, तो मैं उसको रो से रिप्लेस कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत हमें होनी नहीं चाहिए। तो रो डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी बट्टे में कितना आ गया, क्यू आ गया। तो यहां से मेरे पास रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी, और अपॉन में कितना आ गया भाई हमारा, ये अपॉन में कितना आ गया हमारा, ये क्यू आ गया, अपॉन में कितना आ गया, क्यू आ गया, एंड दिस इज अवर आंसर। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्या कोई ऐसा ऑप्शन हमारे उसमें है। हाँ, 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी अपॉन क्यू, यानी ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन बी है मेरा वो क्या है भाई, बिल्कुल सत्य आंसर, और बाकी क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, बिकॉज एक ही आंसर क्या होगा, सही होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। क्लियर भाई, इतनी बात। तो ये क्या था भाई, एक क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन क्लास 12th में आप लोगों ने बहुत किए हुए हैं। ठीक है, कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि बताओ भाई यहाँ पर एक अननोन दे देगा, यहाँ पर अननोन क्या था, रो था, कभी कभी टेंशन भी पूछ लेता है वो। ठीक है, तो ये आप निकाल लोगे। एक आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन जैम में कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। 11 12 के क्वेश्चन भी जैम के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन उनका नंबर बहुत ज्यादा नहीं होता, जैसे 20 नंबर का आ जाएगा, या फिर 10 नंबर का, या 15 नंबर का, ऐसे क्या रहता है, उसका पोर्शन रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, और अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मेरे को ये लग रहा है। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है और समझा हुआ है वो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देगा, ऐसे। ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। मेरे से बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, हम कैसे बेसिक क्लियर करें। तो भाई एक ही उपाय है उसका, पढ़ो। अगर आप कॉलेज कर रहे हो या किसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी कॉलेज कर रहे हो जहां कॉलेज जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, तो घर में बैठ के वहां मोबाइल नहीं चलाना है। घर में बैठ के जितना आपने नहीं पढ़ा है ना 11 12 जो आपने बर्बाद किया है, या आपने खाली पास होने के लिए पढ़ा है, तो जाओ और पढ़ो, पढ़ना शुरू करो। यूट्यूब में हजारों वीडियोज पड़ी हुई है, वहां से पढ़ना स्टार्ट करो, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, आपके बेसिक अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक क्लियर करने का एक ही उपाय होता है, पढ़ो। और बीएससी का जो सिलेबस है उसको भी उतने ही ध्यान से पढ़ो, और उसको भी उतनी डेप्थ में जाके पढ़ो, तभी आपके बेसिक अच्छे से क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था और जो इस क्लास में पढ़ा, या इस साल पढ़ा और जो पिछले साल पढ़ा, उन दोनों को जोड़ने की कोशिश करो, तभी क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरह से बिल्ड होंगे। ठीक है बात इतनी। तो आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है भाई, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शंस अबाउट द परफेक्ट कंडक्टर। 2019 का क्वेश्चन है। देखो भाई पहली लाइन क्या बोल रहा है, पहली लाइन बोल रहा है द कंडक्टर हैज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सत्य वचन है भाई, कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी देखो, नेट चार्ज इफ एनी रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के कोर में, कंडक्टर के मीट में, उसके अंदर चार्ज 0 होता है। तो ये ऑप्शन भी क्या है भाई, बिल्कुल सही है। और जितना भी चार्ज हम उसको देंगे कंडक्टर को, वो कहां जाता है, उसके सरफेस में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। ऑप्शन नंबर 3 में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। देखो भाई ये जो स्टेटमेंट है ना, इसका एक्सप्लेनेशन है, इसलिए उसके अंदर चार्ज कितना होता है, 0 होता है। गॉस लॉ लगाते हो वहां पर चार्ज कितना आता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 0 आता है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज 0 होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या है मेरा, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, जस्ट आउटसाइड
द कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये बात भी क्या है भाई, बिल्कुल सही है, हमने प्रूव भी किया है थ्योरी वाले लेक्चर में कि क्यों परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा तो चार्ज क्या करेगा, उसके सरफेस पर मूव करेगा, तो फिर वो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो बचा नहीं ना, चार्ज क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो वहां पर जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो एक ही कंपोनेंट होगा, दैट इज परपेंडिकुलर सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो दिस ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। एक मजेदार बात बताऊं, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी में जब वो एक हेडिंग है वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, तो वहां पर ये 4 ऑप्शन है, मतलब 4 हेडिंग है, और 4 हेडिंग को एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन कर रखा है, और उन्हीं 4 हेडिंग को उठाया और जैम के एग्जाम में क्या दे दिए, 4 ऑप्शन दे दिए। ठीक है, पहली हेडिंग है एनसीईआरटी क्या, द कंडक्टर हैज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये आई थिंक लास्ट है। उसके बाद क्या है, द नेट चार्ज इफ रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तीसरी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। और लास्ट वहां पे हेडिंग है क्या, एक और कॉन्सेप्ट कैविटी का कॉन्सेप्ट आता है, यहां पर उसका ऑप्शन नहीं था। ठीक है, कैविटी इज ऑलवेज आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड द कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के बाहर क्या हो रहा है उसका कैविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी बोलते हैं। किधर है इतनी बात, तो ये ऑप्शन डी भी क्या है हमारा सही है। तो ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। अगर जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर पढ़ा हुआ है उसने इसका आंसर देखते ही दे दिया है। ठीक है, और 2019 का क्वेश्चन है, यानी 4-5 साल पुराना क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा पूछे जा सकते हैं, और कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है बात, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इन यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जूल ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल ऑफ टोटल चार्ज 5 कूलम एंड रेडियस 4 मीटर। अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हमने वहां पर पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई एक स्फेयर है तब उस स्फेयर की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। आपको फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। अगर डिराइव करना सीखना है कैसे डिराइव हुआ है, तो हमने बहुत ही अच्छे से डिराइव कर रखा है। आई थिंक 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है, मतलब डिराइव कर रखा है 2 या 3 तरीके से हमने एक ही लेक्चर के अंदर उस फॉर्मूले को डिराइव कर रखा है। और अगर मेरे पास इस तरह से क्या है, एक स्फेरिकल सेल है, इस तरह से मेरे पास क्या है, एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस r है। अब स्फेरिकल सेल तो अंदर तो खोखला है, तो चार्ज कहाँ डिसाइड करेगा भाई, इसके सरफेस में क्या है, अगर Q चार्ज है तब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हुई होगी दैट विल बी इक्वल टू, यानी इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू, ये होता है हमारे पास कितना, ये आता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इनटू या फिर K इंटू, एप्सिलॉन नॉट K के अंदर आ जाएगा, K इंटू क्यू स्क्वायर, और अपॉन में कितना आता है 2r के बराबर आता है। और यहाँ पर जो K है ना, ये मेरे पास कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। ठीक है, तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में कितना आ गया भाई, ये क्यू स्क्वायर अपॉन 2r के बराबर आ गया। ठीक है, और ये आपको ये फॉर्मूला कंठस्थ याद होना चाहिए। अब कैसे डिराइव होता है ये आप वहां डिस्कस कर लेना, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिकॉज आपको वहां प्रूफ तो करना है नहीं ना, ऑप्शन टिक करने हैं, यानी यहाँ पर उसका डेटा लिखना है। क्लियर बात, ओके। अगर इतनी बात क्लियर है तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास u इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसे ही रहा। फिर यहाँ पर क्यू स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आ गया भाई, ये 2 है यहाँ पर, और r मुझे कितना दे रखा है, यहाँ r दे रखा है कितना 4 मीटर, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास u इज इक्वल टू दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 25, और डिवाइड में कितना आ गया 8 आ गया, इतना क्या हो जाएगा, ये जूल हो जाएगा। तो अगेन यहाँ से u इक्वल टू कितना आ गया, देखो u इक्वल टू आ कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड 25 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 3 24 हो गया, पॉइंट 10 आया इधर पे, 8 एकम 8 हो गया, कितना बचा 2 बचा, 5 चक्को सॉरी 8 दूना 16 हो गया, कितना हो गया 8 दूना 16, बचा कितना 4, और यहाँ फिर कितना आ जाएगा 8 पंचे 40, यानी इतना कुछ आ गया, इतना जूल। मुझे आंसर किसके टर्म में निकालना है, आंसर निकालना है मेरे को, उसकी यूनिट कितनी होनी चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जूल के बराबर, यानी ये और ये दोनों क्या है इसकी यूनिट है। तो मेरा u इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से u इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.125, और यूनिट क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जूल। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको जो चीज फिल करनी है वो कौन सी चीज फिल करनी है, ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3.125, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस बोला है उसने तो 125 लिख दिया हमने। क्लियर है बात इतनी? तो ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगेन अब इस क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा। अगर ड्राइव करने जाओगे तो फिर उसमें लगेंगे भाई 10 या 15 मिनट, क्योंकि लंबा सा इंटीग्रेशन आता है वहां पर। क्लियर? और वहां पर इस बात पर डिपेंड करेगा किस फॉर्मूले, किस तरीके से आप उसको डिराइव कर रहे हो, बिकॉज 3 तरीके होते हैं उस फॉर्मूले को डिराइव करने के। क्लियर है बात? ओके, अगर बात क्लियर है तो ये 2019 का अगेन क्या है क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर कैरीज यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी 8 pi into 10 to the power -2 coulomb per meter. The magnitude of electric displacement vector at a point located 20 millimeter away from the axis of wire is. एक चीज हमने डिफाइन की थी थ्योरी वाले लेक्चर में, वो क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? किसी को याद है? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब प्ले में आता है? जब हम किसकी बात करते हैं? डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? जब हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तब हमारे पास एक चीज प्ले में आती है, दैट इज कॉल्ड, एक टर्म हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड दिस इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिफाइंड एज दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई वेक्टर और प्लस कितना आ गया यहाँ पर? ये पी आ गया। यहां पर इस तरह से हमने क्या किया था? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन किया था, जहां ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्ज। बिकॉज जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर एक चार्ज आता है, दैट इज कॉल्ड बाउंड चार्ज। ठीक है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मेरे पास क्या है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये मेरे पास क्या है भाई? पोलराइजेशन है। ये मेरे पास क्या है? पोलराइजेशन है। ठीक है, हम सब जानते हैं पोलराइजेशन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ टाइनी डाइपोल इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज, व्हेन वी प्लेस दिस डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन। और ये मेरे पास जो P है ये क्या है? पोलराइजेशन है। अब यहां पर अगर मैं इस D की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे P दे रखा है भाई, आंसर नहीं दे रखा है। क्या मुझे P दे रखा है? यहां पर नहीं दे रखा है। क्या मुझे E दे रखा है? E में उसे निकाल सकता हूं लेकिन दे नहीं रखा है अभी यहां पर। तो कैसे यहां पर D की वैल्यू निकालें? अब यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में D की वैल्यू निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा क्या? गॉस लॉ इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो हमने बड़ी ही अच्छी चीज पढ़ी थी, वो चीज क्या थी? गॉस लॉ इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। और उस गॉस लॉ का भी कैसा फॉर्म भाई? इंट्रीगल फॉर्म। कौन सा फॉर्म भाई? इंट्रीगल फॉर्म, इंट्रीगल फॉर्म। ठीक है, वो क्या था हमारे पास? कुछ ऐसा था, इंट्रीगेशन डी डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू फ्री इनक्लोज्ड, क्यू फ्री इनक्लोज्ड। ठीक है, अब क्यू फ्री इनक्लोज क्या है भाई? क्यू फ्री इनक्लोज है फ्री चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। कौन सरफेस? गॉसियन सरफेस। डी क्या है मेरे पास यहां पर? दिस इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डीए क्या है? एरिया एलिमेंट है। किस पर? उस गॉसियन सरफेस पर। ठीक है, अब जरा समझते हैं कि इस फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे डी की वैल्यू निकालने के लिए। वैसे यूज करेंगे जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो हमने कुछ इस तरह से गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म लिखा था, ई डॉट डी ए दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले का यूज करते थे हम क्या निकालने के लिए? ये ई निकालने के लिए। जैसे हमने इस फॉर्मूले का यूज किया था ई निकालने के लिए, वैसे हम इस फॉर्मूले का यूज करें क्या निकालने के लिए? डी निकालने के लिए। और ये जो फॉर्मूला है ये क्या है? गॉस लॉ इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। क्लियर बात? ओके ना, अगर इतनी बात क्लियर है अब इसका हम यूज करते हैं। देखो समझना जरा कैसे यूज करेंगे हम। तो हमको दिया क्या रखा है? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दे रखा है जिसकी चार्ज डेंसिटी 4 pi into 10 to the power -2 कूलम्ब पर मीटर के बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है भाई? वो बना दो। हमें दे रखा है एक वायर। तो इस तरह से मेरे पास क्या है? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो यहाँ से डेटस मानना पड़ेगा, यहाँ भी ऐसे डॉट डॉट, और यहां से मुझे मान लिया r डिस्टेंस पर। यहां से कितनी डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर एक मैंने पॉइंट अज्यूम कर लिया, लेट अस से दिस पॉइंट इज p। इस पॉइंट p पर मुझे d की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करोगे? सबसे पहले इस पॉइंट p से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। अब गॉसियन सरफेस कैसा भी हो सकता है,
लेकिन हम ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमको फायदा होगा। और वो कैसा है, अगर ये मेरे पास सिमेट्री कैसी है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, तो गॉसियन सरफेस कैसा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हो जाएगा। तो मैंने क्या किया भाई, इस तरह से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। और एक बात ध्यान देनी है कि इस गॉसियन सरफेस की जो एक्सेस है उसी एक्सेस में हमारा ये वायर भी रखा हुआ है। हम इस तरह से क्या करेंगे, अपने गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यानी ये जो मेरे पास वायर है ये कहां से पास कर रहा है, इस गॉसियन सरफेस के एक्सेस से पास, इसके सेंटर से पास कर रहा है, यूं करके। क्लियर बात। तो हियर वी हैव ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में तीन सरफेस है। ये सरफेस 1 है भाई, ये सरफेस 2 है, और ये सरफेस कौन सी है, 3 है। अब अगर मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं, तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहां से कहां की ओर होती है। अगर मैं इस d की बात करूं तो d इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू e प्लस p के बराबर होता है। यानी जिस डायरेक्शन में e होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, d होगा। अगर मैं इस सरफेस 2 की बात करूं तो यहां पर d कहां की ओर है भाई, इधर की ओर है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर की ओर होगा। इसमें चार्ज डेंसिटी उसने सिग्मा दे रखी है, उसकी कुछ 8.10⁻², उसकी वैल्यू है। पॉजिटिव है तो बाहर की ओर क्या है, d है, मेरा d वेक्टर ऐसे है। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा इस तरह से एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करता हूं, मैंने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा इस तरह से एरिया एलिमेंट dA2 एज्यूम किया, तो दिस dA2 विल बी द नॉर्मल टू द सरफेस। ये dA2 कैसे होगा, ऐसे होगा नहीं होगा, आंसर है हाँ जी होगा। तो दिस dA2 वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो यहां पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो यहां पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0, तो यहां तो हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं और यहां से हमको कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, नीचे वाले सरफेस की बात करूं, तो नीचे वाले सरफेस के लिए अगर मैं यहां पर d की वैल्यू बात करूं तो d यहां की ओर होगा, d कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा। और अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करूँ इस तरह से, मैंने क्या किया, यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट चूज कर लिया यूं करके, लेट अस से दिस एरिया एलिमेंट इज dA1, देन दिस dA1 विल बी लाइक दिस, तो दिस इज अवर dA1 हो गया, एंड दिस एंगल इज कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, अगेन ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस सरफेस के लिए 0 हो जाएगा। अब बारी है किसकी, इस सरफेस 1 की। तो अगेन इस सरफेस 1 में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट इस तरह से सेलेक्ट कर रहा हूं। लेट अस से दिस एरिया एलिमेंट इज dA1, या इसको dA3 बोल दो नीचे वाले को, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया, जो ये नीचे वाला है ये वाला, इसको मैंने कितना बोल दिया, dA3 बोल दिया, इसको कितना बोल दो, dA1 बोल दो। तो लेट अस से दिस एरिया एलिमेंट इज dA1, जो ये कहाँ की ओर है, ऐसे बाहर की ओर है, तो दिस इज अवर dA1। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है d, वो भी इधर की ओर होगा। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है, 0 है, यानी इस सरफेस के लिए ये इंटीग्रेशन 0 नहीं होगा। और यहीं से हम क्या करना है, इस d की वैल्यू निकालनी है। क्लियर बात, ओके। नाउ दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। अज्यूम करो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की वो कितनी है, L है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, चार्ज इनक्लोज्ड, कौन सा चार्ज, वो भी ध्यान देना, फ्री चार्ज। कौन सा चार्ज, फ्री चार्ज। अगर हम पहले की बात तो डाइलेक्टर नहीं होता तो चार्ज आता, लेकिन अभी क्या है, डाइलेक्टर है तो कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ फ्री चार्ज आएगा। ऐसा क्यों होता है, लेक्चर वाली बात है, मतलब थ्योरी में जाके पढ़ लेना, बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है, एक डेरिवेशन आता है, वहां से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से डी इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों यहाँ पर फ्री चार्ज आता है, ठीक है। तो फ्री चार्ज इनक्लोज्ड बाई गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस यानी क्यू फ्री इनक्लोज्ड, क्यू फ्री इनक्लोज्ड, एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू डीएल आ जाएगा। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें कांस्टेंट दे रखी है तो उसको हम बाहर ले लेंगे, तो लैम्डा क्या आ गया, बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन कितना बच गया मेरा, डीएल। इस डीएल का इंटीग्रेशन का मतलब ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक वो कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया, लैम्डा इंटू एल आ गया। तो क्यू इनक्लोज कितना आ गया मेरा, लैम्डा इंटू एल आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, इसे क्या बोल दो, सेकेंड सम में क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो। ये मेरे पास क्या निकला, क्यू फ्री इनक्लोज निकल गया। दिस इज अवर क्यू फ्री इनक्लोज, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा भाई, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा, करो फिर सॉल्व। सेकंड हमारा स्टेप किसके लिए है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी मैं क्या निकालूंगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी डॉट डी ए निकालूंगा। क्या निकालूंगा, डी डॉट डी ए निकाल दूंगा। देखो भाई ये इस सरफेस में दोनों के लिए क्या है, 0 है, बचा कौन सरफेस के लिए, लास्ट वाले सरफेस के लिए, यानी फर्स्ट सरफेस के लिए। तो ये इंटीग्रेशन सिर्फ किसके अलावा होगा, फर्स्ट सरफेस के अलावा होगा। तो दिस विल बी अवर डी डॉट डी ए 1 आ जाएगा, ठीक है।
एंड दिस विल बी इक्वल टू, ध्यान देना ये जो रेडियस आर है ना, ये सब जो क्या रहेगी सेम रहेगी, बिकॉज ये कहां से पास कर रहा है, डिस्टेंस कितनी है आर, तो मैं चाहे यहां लूं यहां लूं यहां लूं, आर ही रहेगी हमेशा। ये बात समझ में आ रही है आपको, बिकॉज ये कहां से पास कर रहा है, इसके एक्सेस से पास कर रहा है, तो दिस आर एक्ट लाइक ए रेडियस। तो इस पूरी सरफेस में, इस पूरी सरफेस 1 में हर पॉइंट पर डी की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि हर जगह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, बिकॉज आर चेंज नहीं हो रहा, आर चेंज नहीं होगा तो डी भी चेंज नहीं होगा। तो डी एक्ट लाइक ए कांस्टेंट, या उससे पहले इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 0 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी डी ए, ये आ गया। नाउ डी विल कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन, तो डी बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, डी ए बच गया, और डी ऐसे रहा। अब डी ए की वैल्यू कितनी होगी, इस सरफेस का सरफेस एरिया, कौन सी सरफेस, सरफेस 1 का, जो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, कितना आ जाएगा ये 2 पाई आर एल आ गया। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन डी डॉट डी ए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, डी इंटू 2 पाई आर एल के बराबर आ गई। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन, दिस टर्म मस्ट बी इक्वल टू दिस टर्म, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जरा, यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, d इंटू 2 पाई आर एल, डी इंटू 2 पाई आर एल विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल आ जाएगा। इस एल से ये एल चला गया, मुझे d निकालना है, तो d विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन कितना आ गया, 2 पाई आर आ गया। लैम्डा की वैल्यू मेरे को कितने तरीके थी, अगर मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है, तो 8 पाई इंटू 10⁻⁻2 कूलम पर मीटर थी, अपॉन दिस इज 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, अब आर मेरे को याद नहीं आ रहा, कुछ आर दे रखा है मेरे को कितना, 20 मिलीमीटर, तो वैल्यू पुट करेंगे यहां पर कितना, 20 मिलीमीटर, यानी 20 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻³ मिलीमीटर है। देखो इस पाई से पाई चला गया, ये यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया, और ये 5 चौको 20 हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/5 इंटू 10⁻1 आ गया, ये 10⁻1, एंड दिस विल बी 0.2 इंटू 10, 0.2 इंटू 10 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां से मेरे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, d विल बी इक्वल टू 2, d कितना आ गया भाई, 2 आ गया। कैसा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन वाला था, लिखने वाला था, लिखने वाला था, तो आप यहां कितना लिख दोगे, d की वैल्यू 2 लिख दोगे, इतना क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो आंसर विल बी ओवर 2, आंसर कितना होगा हमारा, 2 होगा। ठीक है, तो ये क्या था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये वाली थी कि आपको ये चीज क्लिक किया या फिर नहीं किया क्वेश्चन पढ़ते ही, आप कहीं इसमें तो नहीं उलझ गए, डी देखा तो डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी पड़ा हुआ है, तो आप पी निकालने लग गए, ई निकालने लग गए, नहीं, अगर पी और ई दे रखा है तो दिस इज करेक्ट मेथड, और वी कैन से दिस इज फॉर्मूला वी कैन यूज। अगर ये गिवन ही नहीं है, पोलराइजेशन गिवन ही नहीं है, तो मेरे पास ये क्या है, सेकंड वो है। और कभी कभी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो ये वो आंसर है। वैसे तो ये क्या होता है, गॉस लॉ होता है, लेकिन जब मैं डाइलेक्ट्रिक की बात करता हूं, डाइलेक्ट्रिक के लिए अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाता हूं, तो मेरे पास गॉस लॉ क्या बन जाता है, ये बन जाता है। ठीक है, तो अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जैम 2019 में आया हुआ ये प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सभी इसका आंसर दे देंगे, और 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का कहना है कि 2 स्टेशनरी पॉइंट पार्टिकल्स विथ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर एट सम फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, द पॉइंट हैविंग 0 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइज ऑन ए स्फीयर, ए प्लेन, ए सिलेंडर और ए पैरेलल प्लेन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारे पास क्या है भाई, 2 चार्ज पार्टिकल हैं, मान लिया एक चार्ज पार्टिकल ये है और एक चार्ज पार्टिकल ये है, दोनों का चार्ज इक्वल और अपोजिट है। माना यहाँ कितना चार्ज है, -q, और यहाँ कितना चार्ज है, +q। अज्यूम किया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, d है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। जैसे ये देखा क्या बन गया, ये इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहाँ की ओर होगा, सेंटर से अगर देखें तो इधर की ओर होगा, तो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की 2 डायरेक्शन होती है, 2 डायरेक्शन हमने जनरली 11th-12th में निकाल रखा था, एक एक्सियल डायरेक्शन में, दूसरा कहाँ, इक्वेटोरियल डायरेक्शन में। और एट एनी डायरेक्शन जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है P इक्वल टू, वो कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में कितना आता है, R² आता है।
P कांस्टेंट है, R चेंज होगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है ही, तो किस पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, थीटा पे डिपेंड करती है भाई। ये जो मेरे पास R है, अगर मान लिया ये पॉइंट इधर है, ये जो मेरे पास R वेक्टर है, ये R वेक्टर इस P के साथ कितना एंगल बना रहा है उस बात पर डिपेंड करेगा कि वहां पर V की वैल्यू क्या होगी। अब V0 कब होगा, व्हेन थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी जब ये पॉइंट कहीं यहां लाई करेगा, ये P पॉइंट जब यहां होगा तब ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। तब ये जो एंगल है यहां से लेकर यहां तक, दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और इस डायरेक्शन में हमने क्या बोला था, इक्वेटोरियल डायरेक्शन। अब ये इक्वेटोरियल डायरेक्शन सिर्फ यहाँ की ओर थोड़ा होगी, ये ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, यहाँ से बाहर की ओर, यहाँ से पीछे की ओर। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेन ड्रॉ करूं, कैसे, जरा देखना समझना बात को। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से प्लेन ड्रॉ कर दूं, कैसे, इस तरह से, अरे या फिर ऐसे करके एक मैं प्लेन ड्रॉ कर दूं, ये मैंने प्लेन ड्रॉ किया यूं करके एक, ठीक है, ऐसे करके ये, ओके, ऐसे एक प्लेन ड्रॉ किया। अब इस प्लेन में मैं चाहे इस पॉइंट पर देखूं, इस पॉइंट पर देखूं, या फिर मैं ऐसे नीचे को आऊं तो इस पॉइंट पर देखूं, या इस पॉइंट पर देखूं। अगर मैं ऐसे आता हूं, कैसे, इस तरह से आता हूं, मैं चाहे इस पॉइंट पर देखूं, आप किस वाले पर, इधर वाले पॉइंट पर देखूं या इधर पॉइंट पर देखूं, ऐसा कर पीछे को जाऊं, मैं इधर को जाऊं यूं करके, मैं यहां देखूं, या फिर मैं कहीं यहां पर देखूं, या फिर मैं कहीं यहां पर देखूं, हर पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। बिकॉज इक्वेटोरियल डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल कितना आता है, जीरो आता है। इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा प्लेन होगा जिस प्लेन में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू चार्जेस, जिसमें से एक पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो कितना होगा, जीरो होगा। तो भाई स्फीयर तो पॉसिबल है नहीं, सिलेंडर भी पॉसिबल है नहीं, टू पैरेलल प्लेन नहीं भाई, एक ही हो सकता है, वो जो कहां से जा रहा होगा, उसके ठीक सेंटर से जा रहा होगा। अगर यही प्लेन थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो मेरे पास सिर्फ एक ही बचा, ए प्लेन, एक प्लेन जो कहां जा रहा है, इसके सेंटर से जा रहा है, यानी उसके ठीक परपेंडिकुलर है यूं करके। किधर बात, या ऐसे ही बोल सकते हैं, जैसे ये समझो ना, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, ये देख लो आप, ये मेरे पास एक डायपोल है, मान लिया ये एक प्लेन है जो कि ऐसे कर गया है। अब इस प्लेन में इस पॉइंट पर, 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 चाहे इधर हो इधर हो, हर पॉइंट पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा जीरो होगा ड्यू टू दिस डायपोल, और वी कैन से ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू चार्जेस। क्लियर है बात इतनी, ओके, इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या था भाई, आज का हमारा लेक्चर था, जिस लेक्चर में हमने क्या करे, 5 क्वेश्चन सॉल्व करे। और आज के क्वेश्चन मेरे को ऐसा फील हुआ हमने जल्दी जल्दी क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर हमें फॉर्मूले याद करने थे। अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर क्या है, गड़बड़ है। जिसमें से एक क्वेश्चन क्या था कि इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ ए स्फेरिकल सेल, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। वैसे एक आया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला या इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उस फॉर्मूले को कर पाओगे। तो इस तरह से आज के इस लेक्चर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक मतलब शेयर करो, और जितना हो सकता है उसको लाइक करो, आपको पसंद आ रहा है तो, और कमेंट भी कर दिया करो नीचे, बिकॉज आपका हर एक कमेंट मेरे लिए क्या है, एक मोटिवेशन है। आप जितना कमेंट करोगे मेरे को उतना लगेगा कि अच्छा, इस बंदे ने या इस बंदी ने मेरे वीडियो देखा, मेरा लेक्चर देखा और उसको पसंद आया। नहीं भी आया तो वो भी कर दो। कभी कभी आपका मन करता है ना कुछ बोलो इसको मैं कि भाई यहाँ पर आपसे गलती हो रही है, सही करो, उसके लिए भी आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं, आप वहां पर बोल सकते हैं। क्लियर है बात इतनी, ओके, इतनी बात क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।